आज हम जानेंगे विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ किसे बनाए गए हैं। ओके, जैसे कि एप्पल के सीईओ अभी कौन है वर्तमान में, तो टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो सत्य नाडेला को बनाए गए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ किसे बनाए गए हैं, तो बनाया गया है आदार पूनावाले को। ठीक है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है अभी, तो नटराजन। ठीक है। टाटा सन्स बोलेगा तो नटराजन चंद्रशेखर को बनाए गए हैं, और टाटा ट्रस्ट का बोलेगा तो सिद्धार्थ शर्मा को बनाए गए हैं। ओके, मास्टर कार्ड के सीईओ अभी किसे बनाए गए हैं, तो माइकल माइब्रेक को बनाए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है संसद टीवी। आगे क्या है, संसद टीवी के सीईओ अभी कौन है, तो रंजीत पुन्हानी है। टीसीएस के सीईओ कौन है, के कृतिवासन है। इन्फोसिस के सीईओ किसे बनाए गए हैं, तो वह जो है सलील पारेख को बनाए गए हैं। अल्फाबेट गूगल के सीईओ अभी कौन है, तो सुंदर पिचई को बनाए गए हैं। अमेजन, ठीक है, अमेजोन के भी सीईओ कौन है, तो अमेजोन के भी सीईओ हैं एनडी जेसी। ठीक है। फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति को बनाए गए हैं। ठीक है। फेसबुक के सीईओ कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग। कौन है, मार्क जुकरबर्ग। ओके, आगे देखते हैं, ट्विटर के सीईओ कौन है, तो लिंडा याकारिनो को बनाए गए हैं ट्विटर के सीईओ। इंस्टाग्राम के सीईओ भी कौन है, तो केविन सिस्ट्रोम है। इंस्टाग्राम के सीईओ केविन सिस्ट्रोम है। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, तो विल कैथकार्ड है। यूट्यूब के सीईओ अभी कौन है, तो नील मोहन है। ओपन एआई के सीईओ अभी कौन है, तो सैम अल्टमैन है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ओपन एआई। ओके, सैम अल्टमैन है अभी। ओके, तो ये हम क्या देखें, हम देखें विश्व के प्रमुख कंपनियों की सीईओ। ओके, और अब हम क्या देखने वाले हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कि 75वां जो गणतंत्र दिवस मनाया गया 2024 में। पहले तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि 2024 में कम्मा गणतंत्र दिवस था। ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस था। तो गणतंत्र दिवस पे ना कोई जो है मुख्य अतिथि के रूप में भारत आते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत जो आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, तो कौन आए थे, इमैनुअल मैक्रोन आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, प्रधानमंत्री बुलाए थे। लेकिन इमैनुअल जो मैक्रोन थे, ये थे कौन, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे जो कि भारत के दौरे पे आए थे गणतंत्र दिवस पे। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांसी। ठीक है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में, कहने का अर्थ ये हो गया गणतंत्र दिवस के समारोह में जो है ना झांकी निकलता है। ठीक है, जिसमें पहला स्थान जो हासिल किया है वो कौन सा राज्य हासिल किया है, तो वह किया है उड़ीसा। कौन सा राज्य हासिल किया है, उड़ीसा। और इसमें जो थीम रखा गया था, तो विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ठीक है, अब देखते हैं मंत्रालय विभाग द्वारा श्रेणी सबसे झांकी द्वारा जो है, इसमें संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है आयोजित किया जाता है। इसमें विषय क्या रखा गया था, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, तो भारत लोकतंत्र की जननी है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब हम देखने वाले हैं 2023-24 में प्रधानमंत्री को जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मतलब प्रमुख देश के द्वारा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जैसे कि पलाओगन एक देश है, तो पलाओगन एक देश है, इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक पलाओ 2023 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पलाओगन जो देश है इसके द्वारा जो है ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आगे है कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में जो सम्मानित किया गया था, ये फिजी देश के द्वारा जो है ये सम्मानित किया गया था। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू 2023, ये जो है पापुआ न्यू गिनी द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 ये मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में जो दिया गया था ये फ्रांस के द्वारा दिया गया था। किसे, तो ये सारा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया था।
ठीक है, प्रमुख देशों द्वारा सम्मानित जो किए गए थे नरेंद्र मोदी को, उसी द्वारा दिया गया था। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 जो है मिस्र के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लैंड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डुक गलापो 2024 में जो है भूटान के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये 2024 का याद रखिए कम से कम। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डुक गलाल्पो 2024 में भूटान के द्वारा इसे सम्मानित किया गया था। किसे? तो नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एस्पोस्टर 2024 में रूस के द्वारा सम्मानित किया गया था। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो हम क्या देखने वाले हैं, तो प्रमुख क्वेश्चन ही देखेंगे, इम्पोर्टेंट जो है। ठीक है, फालतू नहीं देखेंगे। इसरो, अब देखिए इसरो का वर्ष 2022 और 24 के प्रमुख मिशन। ठीक है, 2024 और 22 में जो प्रमुख मिशन है प्रक्षेपित यान और जो प्रक्षेपित करेगा उसकी तिथि और कौन सा यान जो है प्रक्षेपित करेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मिशन उपग्रह। ठीक है, मिशन उपग्रह के अंतर्गत जो है कौन सा मिशन ये लॉन्च करेगा, तो EOS-8 मिशन, EOS मतलब EOS-8 मिशन जो है यह प्रक्षेपण तिथि रखा गया है इसका 16 अगस्त 2024 ईस्वी को इसे लॉन्च करेगा। किसे? तो EOS-8 मिशन किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। ओके, और यह जो है किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से लॉन्च करेगा, तो SSLV-T3 द्वारा लॉन्च करेगा। कौन? तो इसरो। इसरो की बात बोलेंगे तो इसरो की स्थापना जो है 1969 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं RLV। ठीक है, ये मिशन है तो RLV LEX-03। ठीक है, RLV LEX-03 मतलब RLV LEX-03 जो है ये कब लॉन्च करेगा, तो 23 जून 2024 ईस्वी को लॉन्च करेगा। किस उपग्रह द्वारा, किस उपग्रह द्वारा, किस प्रक्षेपण यान द्वारा, तो RLV द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। RLV लैंडिंग प्रोग्राम, RLV लैंडिंग प्रोग्राम ये कब लॉन्च करेगा, तो 22 मार्च 2024 को लॉन्च करेगा। किस यान द्वारा, तो RLV द्वारा। ओके, इनसेट 3DS, इनसेट 3DS। ठीक है, ये कब लॉन्च करेगा, तो 17 फरवरी 2024 ईस्वी को लॉन्च करेगा। ठीक है, सारा उपग्रह जो लॉन्च करेगा ना ये सब इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस इनसेट जो है 3DS जो है 17 फरवरी 2024 को लॉन्च करेगा। किसके द्वारा, तो GSLV F14 के द्वारा, F14 द्वारा मतलब कि F14 द्वारा। ओके, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं जैसे आपको याद हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं एक्सपोसेट मिशन। ठीक है, एक्सपोसेट मिशन जो है यह 1 जनवरी 2024 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसेट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो PSLV, ठीक है, C58 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ओके, आगे देखते हैं गगनयान TVD-1। ठीक है, गगनयान TVD-1 जो है ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो ये जो लॉन्च किया जाएगा ना 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा। ओके ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान है ये। ठीक है, ये 21 अक्टूबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1, कम से कम ये याद रखिएगा, आदित्य L1 ये जो है 2 सितंबर 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। ओके, और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। DSAR मिशन जो है यह 30 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो PSLV C56 द्वारा लॉन्च किया गया था। PSLV C56 द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, चंद्रयान 3 के बात याद रखिएगा। चंद्रयान सफल रहा था तो आपके लिए जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, लेकिन किस यान द्वारा लॉन्च किया गया था, तो LVM-3M4 द्वारा, LVM-3M4 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखते हैं इसरो के आगामी मिशन, मतलब जो भी मिशन लॉन्च करेंगे आगे चल के, मतलब 25 के बाद 28 में 25 में, ठीक है, तो वो लॉन्चिंग डेट देख लेते हैं, मतलब कब ये लॉन्च करेगा। जैसे कि चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य रखा गया है तिथि, तो 2028 को ये लॉन्च करेगा। ठीक है, अब देखिए प्रमुख बिंदु उद्देश्य क्या है इसका, तो इसका उद्देश्य है, क्योंकि जब चंद्रयान 4 छोड़ेगा तो इसका प्रमुख उद्देश्य होगा ना कि चांद पे जाकर कुछ काम करना है, या फिर मिट्टी लाना है, या फिर दक्षिणी ध्रुव पे जाना है, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, चंद्रयान 4 जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। ठीक है, चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाने का काम करेगा। लूपेक्स जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये 2025 ईस्वी को लॉन्च किया जाएगा। लूपेक्स 2025 ईस्वी द्वारा लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। क्या है? जाक्सा और इसरो का एक अवधारणा मिशन है। कौन? तो लूपेक्स 2025। ओके देन आगे देखते हैं गगनयान 3 जो है ये कब लॉन्च किया जाएगा, तो यह जो लॉन्च किया जाएगा 2025 ईस्वी में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और यह जो है 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा। ठीक है, ये 3 सदस्यों के चालक दल को भेजा जाएगा, ये इसका उद्देश्य है। ओके, अब देखते हैं गगनयान मतलब हाफ ही बोल सकते हैं 1/2। गगनयान 1/2 जो है 2024 ईस्वी में, गगनयान 1/2 2024 ईस्वी में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम। ठीक है, भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। कौन? तो गगनयान 1/2। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, जो कि कब लॉन्च किया जाएगा, तो वही 2024 में। गगनयान 1/2 बोलेगा 2024, गगनयान 3 बोलेगा तो 25। ठीक है, याद रखिएगा, और चंद्रयान 4 बोलेगा 2028, ये सब भी याद रखना है। लूपेक्स 2025। ओके, अब देखिए शुक्रयान 1 जो है 2025 में लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जो है यह लॉन्च किया जाएगा। कौन सा? तो शुक्रयान 1। क्या चीज़ के लिए? तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। ओके, आगे मंगलयान 2 जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 2026 में लॉन्च किया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन। ठीक है, क्या है? तो मंगलयान 2 जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। ओके, आगे देखते हैं निसार कब लॉन्च किया जाएगा? 2024 में लॉन्च किया जाएगा। निसार 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा। ठीक है, कौन सा? तो निसार क्या होगा? निसार 2024 में लॉन्च किया जाएगा, और यह जो है पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन होगा, मतलब दोनों मिलकर इस पे काम करेगा। ओके, आगे क्योंकि पृथ्वी पे तो सभी रहते हैं, तो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कुछ वैज्ञानिक या कुछ इसरो और मिल के काम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 17 सितंबर 2022 ईस्वी को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता, जिसमें कि 5 मादा 3 नर, मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ठीक है, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसकी निगरानी हेतु जो है भारत सरकार ने, मतलब कि 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया गया है। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। ओके, याद रखिएगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 तहत देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संस्थान 19 जुलाई 2023 ईस्वी को जारी किया था। अब देखिए भारत में बाघों की कुल संख्या की बात बोलेंगे तो 3682 हो गई है। ठीक है, 3682 है। इससे पूर्व जो है जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या 3167 थी, 167 बताई गई थी। ठीक है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है,
2018-2022 के बीच बाघों की संख्या जो है 24.1% दर्ज की गई है। 24.1% दर्ज की गई है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ जो है 260 है। बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? 2018 में कितनी थी? तो 31 तथा 2022 में 54 हो गई है। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है अभी? तो 2925 तथा वार्षिक दर अगर बोल दिया वृद्धि हुई है तो 6.1% की वृद्धि हुई है। लेकिन वर्तमान में कितनी बाघों की संख्या है अभी? तो 2925 है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम क्या देखने वाले हैं? तो हम देखने वाले हैं 2023 और 24 में आए तूफान एवं चक्रवात को जानेंगे। ठीक है, जैसे कि एक था बीपरजुआ। ओके, ये सब क्या है? तो तूफान है। कहीं ना कहीं जो है ये प्रभावित क्षेत्र जो है, ये तूफान किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दक्षिण, फिर से बोल देते हैं। ठीक है, बीपरजुआ जो है, पहली बात याद रखिएगा, बीपरजुआ का नामांकन कौन किया था? तो बांग्लादेश किया था। ठीक है, और ये प्रभावित क्षेत्र कौन सा हो जाता है जब बीपरजुआ जो चक्रवात आते हैं? तो यह जो है प्रभावित करता है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान वाले एरिया को। अब बीपरजुआ का नामांकन किसने किया था? कौन सा देश किया था? तो यह किया था बांग्लादेश। ओके, आगे देख लेते हैं। साओला जो है, साओला का नामांकन कौन किया था? तो वियतनाम किया था। साओला का नामांकन कौन किया था? तो ये किया था वियतनाम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं हामुन का नामांकन कौन किया था? तो ईरान किया था। ईरान देश जो है हामुन का नामांकन किया था। और हामुन जब चक्रवात आते हैं तो यह जो है बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल को प्रभावित करता है। कौन क्या करता है? बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल को प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखते हैं मिथिली क्या है? मिथिली जो है ये भी एक चक्रवात है, जो कि इसका नामांकन कौन किया था? तो मालदीव किए थे। ओके, और ये मिथिली जो है चक्रवात, ये बांग्लादेश तट को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं जेस्पर जो है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका नामांकन कोई नहीं किया था, इसलिए नहीं बता रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं डेनियल का जो प्रभावित क्षेत्र है ये लीबिया को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा। माइकोंग जो है, माइकोन का नामांकन कौन किया था? तो ये किए थे म्यांमार। कौन किए थे? म्यांमार किए थे। और माइकोन जो है ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र को प्रभावित करता है, आंध्र प्रदेश वाला एरिया को प्रभावित करता है। ठीक है, अलवारो का नामांकन कौन किया था? तो मोजाम्बिक किए थे। कौन किए थे? मोजाम्बिक किए थे अलवारो का नामांकन। ये प्रभावित किसे करता है? तो मेडागास्कर के तट को प्रभावित करते हैं। कौन? तो अलवारो चक्रवात। गेमिन जो है इसका नामांकन कौन किया था? तो इस्तातिनी किए थे। क्या किए? कौन किए थे? इस्तावातिनी किए थे। ठीक है, और ये गेवेन जो है ये मेडागास्कर को प्रभावित करता है। आगे है मेघन जो है ये ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र को प्रभावित करता है। ओके, रेमेल जो है, रेमेल का नामांकन कौन किया था? तो ओमान किए थे। और रेमेल जो है ये जो है पश्चिमी बंगाल, बांग्लादेश को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। गेमी, आगे क्या है? गेमी ये जो है चीन, ताइवान, फिलीपींस को प्रभावित करता है। क्या है? गेमी, तो चीन, ताइवान, फिलीपींस को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आगे है दाना जो है उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल को प्रभावित करता है। और दाना जो है ये कतर जो है इसका नामांकन किया था। दाना का नामांकन कौन किया था? तो वो किए थे कतर। तो इस चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आज देख लेते हैं आगे। देखिए, विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं। ठीक है, विश्व में जो 3 गो सुपर कंप्यूटर है वो देख लेते हैं। पहले विश्व के देखेंगे, फिर हम भारत के देखेंगे। विश्व में जो सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है वो पहला कंप्यूटर है फ्रंटियर। क्या है? फ्रंटियर। और फ्रंटियर जो है ये विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। दूसरा जो है फुगागू जो है, जो कि जापान के हैं, जो विश्व के सुपर कंप्यूटर में दूसरा श्रेणी पे स्थान हासिल किए हैं। तीसरा श्रेणी में किसे रखा गया है? तो तीसरा श्रेणी कंप्यूटर में रखा गया जो सुपर कंप्यूटर है तो वह है लूमी। और लूमी किसके द्वारा बनाया गया था, मतलब किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो फील्ड के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया विश्व की श्रेणी में पहला कंप्यूटर हो गया फ्रंटियर, जो कि अमेरिका द्वारा विकसित किया गया था।
जो सुपर कंप्यूटर है। दूसरा है फुगागो, जापान द्वारा विकसित किया गया था। तीसरा है लोमी, जो फिलियन द्वारा विकसित किया गया था। ये था विश्व का। अब भारत का देख लेते हैं। भारत का जो सुपर कंप्यूटर जो 3 श्रेणी में रखा गया है, 3 सुपर के कंप्यूटर की श्रेणी में, तो वह है एरावत। क्या है? एरावत। एरावत जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, मतलब अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर है। ओके, ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था सीडेक, सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं परम सिद्धि। दूसरा क्या है? परम सिद्धि। परम सिद्धि जो है ये सीडेक पुणे द्वारा ही विकसित किया गया था। ठीक है, तो एरावत और परम सिद्धि दोनों सीडेक पुणे द्वारा विकसित किया गया था। भारत में जो है पहला आ जाता है एरावत, दूसरा आ जाता है परम सिद्धि और तीसरा आ जाता है प्रत्यूष। और ये जो है प्रत्यूष, ये IITM पुणे द्वारा ही विकसित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, अब कुछ देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 13 जनवरी 2022 ईस्वी को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021-17 में जारी किया है। और वो वन स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है। तो ये जो है देखिए, पढ़ के निकल जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा बोल देंगे। देश में कुल वन वृक्षारोपण जो है लगभग 8,09,000 8 मतलब कितना है 80,000 कितना है 80,09,537 वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 24.62% है लगभग। ठीक है, देश में कुल वनावरण जो है मतलब कि लगभग कितना है, तो 70,000 मतलब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। और यह जो है 21.71% देश के कुल अनावरण है। ठीक है, देश में कुल वृक्षारोपण की बात बोलेंगे तो लगभग जो है 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है प्रतिशत में 2.91% है। कुल वृद्धि बोलेंगे तो वन और वृक्षारोपण में वृद्धि कितनी हुई है, 2,261 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं वनावरण में वृद्धि देखते हैं। वनावरण में वृद्धि तो 1,540 वर्ग किलोमीटर जो है 2019 की तुलना में 0.22% की वृद्धि हुई है। वृक्षारोपण में वृद्धि देख लेते हैं तो 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है 2019 की तुलना में 0.76% वृद्धि हुई है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर, वृद्धि कितनी हुई है, तो 70 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुई है। ओके, आगे देखते हैं सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य देख लेते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल है और इसमें जो है 42.33% की वृद्धि है। ओके, गुजरात के देख लेते हैं तो 23.54%। और अंडमान के देख लेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वन में, तो सर्वाधिक मैंग्रोव में पश्चिम बंगाल आ जाता है जो कि 42.33% है। गुजरात की बात बोलेंगे तो 23.54% है। अंडमान निकोबार की बात बोलेंगे तो 12.34% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य देख लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य में मध्य प्रदेश आ जाते हैं, दूसरा अरुणाचल प्रदेश आ जाते हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ आ जाते हैं, फिर हरियाणा आ जाते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्र में पहला मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। ओके, और सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य में कौन आ जाएंगे, तो हरियाणा आ जाएंगे, फिर पंजाब आ जाएंगे, फिर गोवा आ जाएंगे। ओके, आगे देखते हैं वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य देख लेते हैं। तो वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले जो शीर्ष राज्य की श्रेणी में रखा गया है, तो पहला आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर उड़ीसा। ठीक है, इस तरह से वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य हो गए। अब देखिए सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य देख लेते हैं। तो जो सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य हैं, तो पहला है मिजोरम, फिर कौन है, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। ठीक है, ये तीनों जो है पूर्वोत्तर राज्य हैं। ठीक है, देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है 72.4 मिलियन टन लगभग है। ओके, तो इस भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए प्रमुख खनिज के उत्पादन देख लेते हैं। उत्पादन, ठीक है, जैसे कि चावल में प्रमुख स्थान, मतलब चावल के उत्पादन में पहला स्थान चीन का है, गेहूं के उत्पादन में भारत का है। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में भारत का है, याद रखिएगा। इसको फिर से पढ़ते हैं। चावल के उत्पादन में पहला स्थान विश्व में चीन का है, भारत में पश्चिम बंगाल है।
ठीक है। गेहूं के उत्पादन में, गेहूं और आलू के उत्पादन में चीन का पहला स्थान है। और भारत की बात बोलेंगे, भारत में यूपी है। मक्का उत्पादन में अमेरिका स्थान है, पहला स्थान। फिर मक्का में भारत की बात बोलेंगे कर्नाटक है। ओके। दलहन उत्पादन, दलहन और दालें उत्पादन में जो है भारत का प्रथम स्थान आ गया है। और भारत में कौन सा राज्य स्थान है प्रथम, तो मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। मूंगफली उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और भारत में गुजरात स्थान पहला है। ठीक है। गन्ना उत्पादन में ब्राजील का प्रथम स्थान है और भारत में यूपी है। जूट उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, जिसमें कि पश्चिम बंगाल प्रथम आते हैं। तंबाकू के उत्पादन में प्रथम चीन आते हैं, जिसमें कि भारत में आंध्र प्रदेश प्रथम आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड प्रथम स्थान आते हैं, देश में प्रथम स्थान थाईलैंड का है, जो कि प्राकृतिक रबर के उत्पादन में प्रथम है। और भारत की बात बोलेंगे तो केरल प्रथम स्थान पे आते हैं। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे भारत में तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे आते हैं। सूरजमुखी की बात बोलेंगे तो सूरजमुखी में यूक्रेन प्रथम स्थान पे आते हैं और भारत की बात बोलेंगे तो कर्नाटक प्रथम स्थान पे आते हैं। ठीक है। ज्वार में पहला स्थान किसका है, तो अमेरिका का है। और भारत की बात बोलेंगे तो महाराष्ट्र, जो कि राज्य में है, ज्वार का स्थान में प्रथम आते हैं। कपास उत्पादन में चीन प्रथम है और भारत में गुजरात है। प्याज में चीन प्रथम है और भारत में महाराष्ट्र है। चाय में चीन प्रथम है, भारत में महाराष्ट्र है। सोयाबीन में अमेरिका प्रथम है, भारत में मध्य प्रदेश है। दूध में उत्पादन में भारत प्रथम है और भारत में दूध उत्पादन में पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा। चीनी उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, भारत में कौन सा राज्य, तो महाराष्ट्र है। मसाला उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, भारत में कौन सा राज्य, तो मध्य प्रदेश का है। कुल तिलहन उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। और राज्य की बात बोलेंगे तो पहला स्थान राजस्थान का है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं खनिज उत्पादन में पहला स्थान, जैसे कि कोयला उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो चीन देश का है। फिर भारत का स्थान है छत्तीसगढ़, भारत का स्थान में पहला स्थान जो है राज्य में छत्तीसगढ़। ठीक है। हीरा उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो रूस का है और राज्य की बात बोलेंगे तो मध्य प्रदेश। तांबा उत्पादन में चिली प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे भारत में तो मध्य प्रदेश आते हैं। लोहा उत्पादन में एक्स उत्पादन में पहला स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का है और भारत की बात बोलेंगे तो उड़ीसा आते हैं, भारत की बात बोलेंगे तो वो उड़ीसा आ जाते हैं। ठीक है। चांदी उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो मैक्सिको का है और भारत की बात बोलेंगे तो राजस्थान आ जाते हैं। चांदी में राजस्थान, देश में मैक्सिको। कच्चा तेल में अमेरिका प्रथम स्थान पे आते हैं, कच्चा तेल में अमेरिका प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य में जो है राजस्थान आते हैं। प्राकृतिक गैस में जो है ये रूस प्रथम स्थान पे आते हैं, प्राकृतिक गैस में रूस जो है ये प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे तो असम आ जाते हैं। बॉक्साइट उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे तो उड़ीसा आ जाते हैं। ठीक है। मैग्नीज उत्पादन में जो है दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है और राज्य में बोलेंगे तो मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पे आते हैं। सोना उत्पादन में जो है ये चीन प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य में जो है कर्नाटक आ जाते हैं। अभ्रक उत्पादन में जो है ये चीन प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाते हैं अभ्रक उत्पादन में। यूरेनियम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान कजाकिस्तान का है और भारत में जो है आंध्र प्रदेश आ जाता है। टंगस्टन उत्पादन में पहला स्थान जो है ये चीन का है और राज्य में जो है आंध्र प्रदेश आ जाता है। कैडमियम उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो ये चीन का है और राज्य में जो है ये आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, ठीक है। देखिए यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम। ठीक है, और ये अभ्रक। ठीक है, याद रखिएगा। यूरेनियम, अभ्रक, यूरेनियम, टंगस्टन, कैडमियम, तीनों में जो है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, राज्य में। ओके, देश में तो पता ही है आपको, बोल दिए। कैडमियम उत्पादन में जो है चीन प्रथम स्थान पे आता है, राज्य में आंध्र प्रदेश आता है। निकेल में इंडोनेशिया आता है प्रथम स्थान पे और राज्य की बात बोलेंगे भारत में तो वो उड़ीसा आ जाते हैं। क्रोमाइट उत्पादन में जो है दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पे आते हैं और राज्य की बात बोलेंगे तो वो उड़ीसा आ जाते हैं। ठीक है। टीन उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो वो चीन का है और राज्य की बात बोलेंगे तो वो छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। सीसा उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो वो चीन का है और राज्य की बात बोलेंगे भारत में तो वो राजस्थान आ जाते हैं। प्लेटिनम उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो वो दक्षिण अफ्रीका का है और राज्य की बात बोलेंगे तो वो उड़ीसा आ जाता है भारत का। ठीक है।
तो ये जो था ये मेरा आज का वीडियो जो है इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, हम लोग जो है कल के वीडियो में स्थानों एवं शहरों परिवर्तित नाम जानेंगे। ठीक है, ओके देन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है या मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम वीडियो जब भी डालें ना तो आप तक पहुंच जाए। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।